हम लोग लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के दूसरे चैप्टर में देखते हैं कि क्या है। लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के दूसरे चैप्टर में है नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। मतलब जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में जिस तरह से टर्म इंश्योरेंस या होल लाइफ इंश्योरेंस या एंडाउमेंट इंश्योरेंस की बात की थी, उसके अलावा जो प्लान्स हैं उनको इस नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस इस चैप्टर में बताया गया है। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी है, सबसे पहले ये बात पे हम आते हैं। इस तरह की प्रोडक्ट की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि देखा गया है कि जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट हैं उनके जो रिटर्न्स होते हैं वो इतने कस्टमर को कभी कभी उतने सफिशिएंट नहीं लगते हैं। ये एक कारण है इस तरह के प्रोडक्ट्स के निर्माण के बारे में सोचने के पीछे। उसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर हम लोग किसी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट में अगर बीच में सरेंडर करते हैं तो उसमें जितना पैसा कस्टमर ने प्रीमियम के रूप में दिया हुआ होता है वो उनको नहीं मिलता है। सरेंडर वैल्यू के हिसाब सरेंडर करने पे एक तरह से ट्रेडिशनल पॉलिसी हर समय नुकसान ही देता है। तो इस तरह की चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के बारे में सोचा गया। और नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट के अंदर में जो जिस तरह के प्रोडक्ट आते हैं उसमें सब कुछ चीज़ मतलब एक तरह से बोला जाए तो वो हर चीज़ को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है और कस्टमर को भी ये मालूम होता है कि कितना पैसा उनका इन्वेस्ट हुआ है, कितना पैसा उनको उनके इंश्योरेंस के लिए चार्जेस काटे गए हैं। सब कुछ चीज़ यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड रहता है। जबकि अगर हम किसी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट की बात करें तो ये सब चीज़ें कस्टमर को बाहर से नज़र नहीं आती हैं। उनको बस इतना मालूम होता है कि उनको इतना प्रीमियम देना है और इतने प्रीमियम हर साल देने के बाद से आफ्टर 15 साल या 20 साल उनको कितना पैसा मिलने वाला है। तो इसी वजह से इस तरह की प्रोडक्ट्स के बारे में सोचा गया। और इस तरह के प्रोडक्ट में क्या है कि एक तरह से सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रांसपेरेंट है, वो कस्टमर को पता होती है कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कैसे जगह पे इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे यहाँ पे ये भी ऑप्शन रहता है, कस्टमर अपने हिसाब से अपने मन के मुताबिक वो बता सकता है कि मुझे इस तरह के इन्वेस्टमेंट में मुझे दिलचस्पी है। तो इस तरह की कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं जो कि हम लोगों को मिल जाती हैं इस तरह के नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में। तो काफ़ी फ्लेक्सिबल भी रहता है। कभी कस्टमर को ज़रूरत पड़ने पे वो कुछ पैसा बीच में विड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह की प्रावधान रहता है। सरेंडर तो कर ही सकते हैं। उनको एक तरह से काफ़ी फ्लेक्सिबल पॉलिसीज़ रहती हैं इस तरह की पॉलिसीज़। तो इस तरह की पॉलिसीज़ में दो तरह के प्लान्स आते हैं। पहला है वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा है यूनिट लिंक इंश्योरेंस। वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि भारत में भी कुछ सालों तक चले थे, लेकिन आज के डेट में उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है। तो लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देशों में काफ़ी ये पॉपुलर है। तो इस तरह के पॉलिसीज़ में एक फिक्स रिटर्न पहले से मतलब डिक्लेयर किया हुआ रहता है इंश्योरेंस कंपनी की तौर से, एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट। और उसके बाद साल के आखिर में अगर कंपनी और एक इंटरेस्ट रेट भी डिक्लेयर करती है तो दोनों को मिला के जितना इंटरेस्ट हो वो हर साल उस पैसे के साथ में जुड़ता रहता है जो कि उस पॉलिसी में कस्टमर ने प्रीमियम दिया है। यहाँ पे एक हिस्सा जो उनके इंश्योरेंस के लिए और दूसरा जो पॉलिसी चलने के लिए जो कुछ प्रीमियम के हिस्से जो काटे जाते हैं वो कस्टमर को भी शेयर किया जाता है और कस्टमर भी देख सकता है कि उनके किस पैसे के ऊपर वो इंटरेस्ट ये जो मिल रहा है वो मिल रहा है। जबकि अगर हम यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें तो यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐसे पॉलिसीज़ आते हैं जहाँ पे कि इंश्योरेंस के प्रीमियम का पैसा कस्टमर के पास ये प्रोविज़न रहता है, ये ऑप्शन रहता है कि वो चाहे तो अलग अलग तरीके के मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे चाहे वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो ऐसे जो हम लोग डेब्ट मार्केट बोलते हैं जहाँ पे एक फिक्स रिटर्न जिस तरह के प्रोडक्ट्स है उससे थोड़ा बेहतर। तो अलग अलग तरीके के ऑप्शन कस्टमर के पास रहता है कि जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यूलिप प्रीमियम में नॉर्मली 3 हिस्सा रहता है। एक्सपेंसेस एक हिस्सा है जो कि पॉलिसी का खर्चा हम बोल सकते हैं, जिसमें आपका कमीशन से लेके जो कुछ और जो कंपनी के जो एक्सपेंसेस होते हैं, तो जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हो गए, ये सब चार्जेस जो है वो एक्सपेंसेस के हिसाब से इनको डिडक्ट किया जाता है प्रीमियम से। अगला है मॉर्टेलिटी, जो है बेसिकली किसी के एज के हिसाब से ये निकाला जाता है। किसी का एज अगर कम है तो उनका मॉर्टेलिटी
रेट भी कम होगा, मोर्टेलिटी चार्जेस कम काटे जाएंगे। और तीसरा हिस्सा है इन्वेस्टमेंट, जो एक्चुअली पैसा जो इन्वेस्ट होता है। तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं अगर 100 रुपये कोई प्रीमियम पे कर रहा है, तो उसमें से एक्सपेंसेस किसी किसी पॉलिसीज़ में करीब करीब पकड़े 10-12 रुपये होता है आज के डेट में। मोर्टेलिटी मान लीजिए उस 100 रुपये का 1 से 2 रुपये भी हो सकता है, या फिर अगर किसी का एज ज़्यादा है तो वो 5-6 रुपये भी हो सकता है पर हर 100 रुपये में। और उसके अलावा जो बाकी जो पैसा है, मान लीजिए 80 से लेके 85 रुपये जो है हर 100 रुपये का, वो इन्वेस्ट होता है। और वो इन्वेस्टमेंट किस जगह पे होगा, कैसे जगह पे इन्वेस्टमेंट होगा, वो कस्टमर के पास ऑप्शन रहता है। जैसे इक्विटी फंड जो फंड है उसमें अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो कस्टमर का पैसा कंपनी के एक्सपर्ट्स जो होते हैं, जो वो लोग क्या करते हैं, कुछ गिने चुने अच्छे अच्छे शेयर्स को वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं और उन शेयर्स में इन पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाता है इक्विटी फंड में। तो इक्विटी फंड क्योंकि शेयर मार्केट से रिलेटेड है, तो ऑटोमेटिकली शेयर मार्केट जब भी का जो उतार चढ़ाव है उसका इस पर असर पड़ता है। हम जानते हैं कि लंबे समय तक अगर शेयर मार्केट का अगर हम लोग पैटर्न देखें तो पता चलता है कि शेयर मार्केट हमें लंबे समय पे, मान लीजिए 10-15 या उससे ज़्यादा जब अवधि होता है, तो शेयर मार्केट हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो इसलिए इक्विटी फंड एक अच्छा ऑप्शन है कस्टमर के पास। जो लोग थोड़ा सा हल्का फुल्का जो उसका रिस्क है वो लेने के लिए जो लोग तैयार रहते हैं, वो लोग इक्विटी फंड में पैसा लगाते हैं, क्योंकि इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने से उनका पैसा ज़्यादा बढ़ने का गुंजाइश रहता है। जबकि डेब्ट फंड ऐसे कस्टमर्स के लिए हैं जो कि अपने पैसे को ज़्यादा वो मतलब रिस्क लेना नहीं चाहते, उनको थोड़ा सा ऐसा रिटर्न चाहिए होता है, जैसे मान लीजिए 7.5, 8-9% इस तरह का रिटर्न में वो खुश हैं। वो कभी भी उससे ज़्यादा उनको चाहिए नहीं होता है, और वो चाहते हैं कि ऐसे जगह पे इन्वेस्टमेंट हो जहाँ पे कभी भी मार्केट का उस पर, शेयर मार्केट का उस पर निगेटिव असर ना हो। तो ऐसे में ये डेब्ट फंड वहाँ पे काम आते हैं। बैलेंस फंड है ये इक्विटी फंड और डेब्ट फंड का एक मिला जुला एक फंड, जो कि कंपनी के एक्सपर्ट दोनों फंड्स में वो डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं। अपने हिसाब से वो घटाते बढ़ाते रहते हैं जब मार्केट के कंडीशन के हिसाब से, जिससे कि एक स्टेडी रिटर्न दे सके। लेकिन बैलेंस फंड में रिटर्न मतलब डेब्ट फंड से बेहतर आने का गुंजाइश रहता है, लेकिन अगर अच्छा है इक्विटी मार्केट का जो पोजीशन, तो इक्विटी फंड जितना बेहतरीन रिटर्न दे सकता है उतना बैलेंस फंड नहीं दे सकता है, क्योंकि किसी भी सूरत में इक्विटी फंड में पूरी तरह से जैसे इक्विटी का रहता है इसमें वर्चस्व, बैलेंस फंड में कभी भी इस तरह का पूरी तरह से वर्चस्व इक्विटी का नहीं होता है। ये कुछ हद तक तो डेब्ट फंड में रहता ही है। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मनी मार्केट फंड में। ये बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव फंड्स हैं, और नॉर्मली इन फंड्स में पैसा कुछ लोग 10-15% रखते हैं, जिससे एक पैसा तो एक स्टेडी ग्रो करे, जो डेब्ट फंड से भी कम रिटर्न रहता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सिक्योर जो है ये ऑप्शन मनी मार्केट फंड। तो ये भी ऑप्शन कुछ लोग चूज़ करते हैं, लेकिन मेनली देखा जाए तो ज़्यादातर लोग इक्विटी फंड या डेब्ट फंड में ही इन्वेस्ट करते हैं, या दोनों में आप कस्टमर अगर चाहे तो दोनों में ये पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करके भी इन्वेस्ट कर सकता है अपने हिसाब से। मान लीजिए किसी एक में 60%, किसी और एक में 40%, या किसी में 80, किसी में 20, अपने हिसाब से कस्टमर कर सकता है। तो यही है यूलिप पॉलिसी के बारे में जो बेसिक जो जानकारी है। इसी के साथ हमारी ये चैप्टर फिनिश होती है।